या तो किसी ने कहा कि जी मलेशिया में बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरब में बहुत था, लेकिन अभी रिसेंटली उनका जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसका बयान आया कि इस्लामियात के अलावा जितने और कोर्सेज़ हैं उसमें से निकाल दो इस्लामियात को इस्लामियात के अंदर ही रहने दो। मैंने वहाँ से करिकुलम मंगवाए कुछ लोगों के, तो पुराने मिले, नए नहीं मिले। तो पुराने जो हैं उनके अंदर भी जो है कि दीनी बातें तकरीबन हर जगह ही की गई हैं, जैसे उनके तरीक़े वहाँ पे हैं। मेरा ख़्याल कि टर्की में अर्दोग़ान के ज़माने में काफ़ी चीज़ें इस किस्म की हुई हैं इस्लामियात को फैलाने के बारे में। तो ये ग़ालिबन ये काफ़ी फैला हुआ है। हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। अच्छा, ईरान जो है उसमें है दीनी तालीम बहुत ज़्यादा, लेकिन ईरान जो है वो बेसिक एजुकेशन को अच्छा पढ़ाने के ऊपर बहुत तवज्जो देता है, और जिसकी वजह से ईरान की तालीम तमाम इस्लामी ममालिक में सबसे अच्छी समझी जाती है। हम उसको इस तरह देखते हैं, और टर्की भी एक ज़माने में होता था, अभी भी शायद हो। हम उसको इस तरह देखते हैं कि दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके अंदर कहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आजकल चीन से आते हैं, उसके बाद इंडिया से आते हैं, और उसके बाद ईरान से। तो ईरान के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ के टीचर से भी पूछें तो वो कहते हैं कि जब वो आते हैं तो बहुत वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं। और पाकिस्तान के तो शक्का दुक्का होते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटियों में जैसे MIT है, प्रिंसटन है, बर्कले है वगैरह, कम होते हैं बहुत। पढ़ना पड़ती है, फिर उन्हें उसके बाद अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ती है उनको, और वो जब हायर एजुकेशन में जाने के बाद तो हर एक को अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ेगी, जापानियों को भी पढ़नी पड़ेगी और ईरानियों को भी पढ़नी पड़ेगी। मतलब उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, उनको इंटरेक्ट करना है तो तमाम दुनिया से। और या तो ये कि उनकी ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा हो कि अभी कोई चीज़ छपे अभी वो ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचा दें, तो ठीक है। और इतनी ज़्यादा तो एफ़र्ट लगाना तकरीबन ज़ाया करने के बराबर है मेहनत। मेरा ख्याल है जी ईरान की एक यूनिवर्सिटी है, शरीफ यूनिवर्सिटी, जी। वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो सर मैं जानना चाह रहा था, आप लोग कौन कौन गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने अंसार अब्बासी ने आर्टिकल्स लिखे हैं क्या, किस तरह से उसने किया है? तो ये तो अलग अलग बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट में ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था। उस वक्त चीफ जस्टिस थे जिलानी साहब। तो जिलानी साहब ने एक फ़ैसला किया था माइनॉरिटीज़ के बारे में। तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाने का कहा था, और एक सुप्रीम कोर्ट की एक परमानेंटली इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाने को कहा था कि जो देखेगी कि इनकी जो फ़ैसला है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उस के तहत ये एक बेंच होती है जो चीफ जस्टिस के मातहत काम करती है। वो इम्प्लीमेंटेशन के वास्ते इसकी वक्तन हियरिंग करती रहती है। उसने ये केस अपने तौर पे देखा था, और उसके ऊपर ये हुआ कि उसने एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया हुआ है, डॉक्टर शुएब सदल क्या बनाया हुआ है। तो सदल साहब अपनी जो रिपोर्ट पेश करते हैं उसके अंदर इस चीज़ को पेश करते हैं, तो उस वास्ते वो उनके पास जाती है। और उसके अलावा हिना जिलानी ने बाकायदा कुछ ग्रुप्स की तरफ से एक पिटीशन दायर की हुई है, वो भी सुनी जाती है वहाँ पे, वो भी इसी बारे में है आर्टिकल। बाकी अंसार अब्बासी के पास तो उसके कॉलम्स हैं, और वो तो मशहूर है कि एक कॉलम लिखता है तो हर तरफ बात फैल जाती है, और चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। वो याद होगा कि वो जब लाहौर ग्रामर स्कूल ने एक कंपैरेटिव रिलीजन का कोर्स शुरू किया था, तो अंसार अब्बासी ने ऐसे एक कॉलम लिख दिया, और उसके ऊपर इतना तूफ़ान मच गया कि शहबाज शरीफ ने बाकायदा वो कोर्स वापस करवा दिया, बंद करवा दिया। अच्छा सर, इसमें ये जो सिंगल करिकुलम जो इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके इम्प्लीमेंट करने के नतीजे में एकेडमिक स्टैंडर्ड जो हमारे पाकिस्तान का मुल्क का, वो तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन में जाएगा। जब एकेडमिक स्टैंडर्ड डिक्लाइन करेगा तो ये जो CSP ऑफिसर या जो स्टेट मशीनरी है उसको तो रिक्रूट उन्होंने इधर से करना है, तो उसका आफ्टर ऑल लास्ट तो इनको ही होना है। पूरा सवाल
स्कूल है। इनका ही होना है, तो ये तो मीन्स जो स्टेट उसका जो अप्रेंटिस है, जो मशीनरी है, वही फेल हो जाएगा, फिर तो हम अफगानिस्तान या इराक और मज़े की बात यह है कि जो डिक्लाइन है वो आपका तो नहीं है, वो सिर्फ इसी से तो नहीं आया, वो तो पहले से आ रहा है ना। और उस पहले से डिक्लाइन होने की वजह से इस वक्त तक जो आपके बड़े हाई ऑफिशियल पहुँचे हुए हैं वो उस डिक्लाइन से गुजर के आए हुए हैं, जजेस, और वो इस तरह उस डिक्लाइन में से गुजर के आए हुए हैं कि उनको इस डिक्लाइन का एहसास तक नहीं है कि ये कैसे डिक्लाइन हो रहा है। ये खौफनाक बात है हमारे लिए, खौफनाक बात है। खौफनाक बात है जो स्टेट, जब स्टेट फेल हो जाएगा तो फिर रहेगा क्या? हम आपके आने से ज़रा पहले शायद बात कर रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं जब नोटिफिकेशन अखबारों में निकालते हैं तो उसमें अंग्रेज़ी गलत होती है ना। सर जी, ये क्वेश्चन है सीएसएस क्वालीफाई करने के लिए ये एससी को घटा है, बिल्कुल। क्वालीफाई नहीं कर सकता, हटा। कोई और सवाल है सर? अच्छा सर, ये हमने ईरान की मिसाल दी है, तो ईरान भी एक ऐसे मजहबी रियासत है, वो भी अपनी प्रॉक्सी वार्स भी लड़ते रहते हैं, वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट है। तो उनका देखा जाए तो लगता है कि तालीम के बारे में एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, और हम एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से अपने उसको एजेंडे को आगे बढ़ाना चाह रही है हमारी रियासत। तो ऐसा कैसे है कि वो उसके हिसाब से अपना कामयाबी से एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं और हम जो है इतना तालीम को डिक्लाइन की तरफ लेके जाके उस तरह करना चाह रहे हैं? मैं इसके बारे में मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं हूँ कि ऐसा क्यों है। इतना मैं बता सकता हूँ कि हायर एजुकेशन के अंदर डिक्लाइन इस वजह से नहीं हुआ कि इनकलाब के फ़ौरन बाद जो लोग भाग गए थे मुल्क छोड़ के, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आए और वापस आकर उन्होंने दोबारा यूनिवर्सिटियों में जॉब की। वो लोग अभी तक मौजूद हैं और ईरान के ऐसे, मैं चूँकि फ़िज़िक्स का हूँ, फ़िज़िक्स के ऐसे फिज़िसिस्ट जो पहले से नामवर थे, उनके फ़िज़िक्स की दुनिया में उनके नाम थे, वो वापस आए, वापस आके वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो वो इंस्पिरेशन है बाकी तमाम स्टूडेंट्स के वास्ते, जिसकी वजह से उनके पास अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स निकल के आते हैं जो बहुत कामयाब रहते हैं। मैं वो बता सकता हूँ मैं आपको कि ये तमाम चीज़ स्कूलों के लेवल पे हो रही है, आम दूसरे एरियाज़ के अंदर हो रही है नहीं हो रही है, मुझे नहीं मालूम ठीक से। अच्छा सर, मेरे ख्याल में परवेज़ भाई साहब बता रहे थे कि वहाँ पे हमारी तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मजाक नहीं उड़ाया जाता कि जी यान इस्लामिक के अंदर पढ़ाओ क्या है, वो दे हैव स्लाइटली बेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस देन अस। मैडम की बात बता रही गवर्नमेंट में तो इनका कोई वजन होता नहीं, लेकिन इन कामों में ये मौका गया कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसके पीछे भी तो कोई होगा ना जो जमात इस्लामी को आगे ला रहा है, ठीक है, एक बात ही। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस सिंगल करिकुलम है जो भी आपको कहती है कि हाँ ये सही है, ये ठीक हो रहा है, तो उसके बाद फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की? देखिए, जो जमात इस्लामी के काम के बारे में जो आपने सवाल किया, उसके बारे में मेरा ख़्याल ये है कि वो बहुत मुनज़्ज़म तौर पे काम करते हैं, और अगर सियासी ताकत ख़त्म हो भी जाए तब भी वो अपने आप को इकट्ठा करके और फिर काम करते हैं। मुझे एक बात याद आई जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि 2008 में पीपल्स पार्टी और ANP की हुकूमत बनी थी KP में, तो वहाँ पे एजुकेशन जो थी वो ANP वालों के पास थी, और उन्होंने तब्दीली की थी पाकिस्तानी स्टडीज़ के और जो कोर्सेज थे उनके अंदर। तो सोशल स्टडीज़ में उन्होंने जो तफसील जो ताबीर होती थी कि ये जो सियासत थी, तहरीक पाकिस्तान थी, उसको जिस नफ़रत के अंदाज़ में पेश किया जाता था, उसको उन्होंने उस अंदाज़ में नहीं, बहुत मुख्तलिफ अंदाज़ में पेश किया, ये बताते हुए कि मुसलमान किस तरह तालीम में पीछे थे और वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, और इस मुकाबला ना कर सकने की वजह से वो चाहते थे कि अलग जगह मिले जहाँ पे वो वगैरह वगैरह। 2018 में तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी जीत गए वहाँ पे। जमात इस्लामी ने फ़ौरन उस एजुकेशन को अपने हाथ में ले लिया, और 13 में और उन्होंने उसको पूरे को वापस कर दिया, रिवर्स कर दिया, पूरे को रिवर्स कर दिया। तो अब उसके बाद से फिर अभी तक वो दोबारा ठीक हुआ नहीं है, वहाँ पे रिवर्स पोजीशन में चल रहा है। जी हाँ, तो ये आप देखिए कि
इनका एक मतवा नज़र है वो ये है कि तालीम वो एरिया है जिसके अंदर रहते हुए हम अपने आप को मुसलसल पुश करते रहेंगे। कुछ इस किस्म की बात हम लोगों ने कभी नहीं की। हम लोगों ने अपने काडर तालीम के मैदान में ऐसे बनाए नहीं है कि जो मुसलसल इसके ऊपर काम करते रहें और फिर हमारे जहाँ जहाँ ताल्लुकात हों वहाँ पे लोगों को जाके बिठाएं। मुझे याद है कि जब हमने 2003 में काम किया था करिकुलम टेक्स्ट बुक्स के ऊपर जो रिपोर्ट लिखी थी, तो उसके बाद से तमाम तब्दीलियाँ हुई थी। तो उसमें जनरल एक थे ISI के जो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, जावेद अशरफ काजी। तो वो मिले थे एक दफ़ा एक प्रोग्राम में, तो कहने लगे कि मैंने जितने जमाती थे सबको निकाल दिया है, सब जो थे उनको निकाल दिया मैंने वहाँ से और सबको खाली फारग कर दिया। बाकी बहुत से लोग निकल गए थे वहाँ से, लेकिन रफ़ीक साहब जैसे लोग बच गए थे। और ये ऐसे बचे रहे कि बाद में अपने जैसे लोगों को घसीट घसीट के लाते रहे, लगाते रहे वो। तो ये कंटिन्यूसली इनका एक इरादा है कि वो इसके अंदर लोगों को अपने हाथ में रखें इस चीज़ को। तो जहाँ तक दूसरा सवाल था किसके बारे में था वो, हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये नहीं है कि सिंगल नेशनल करिकुलम को वो रिवर्स करे। उसके पास जो केस है वो ये है कि वो चूँकि माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी एक बेंच है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो उस बेंच के पास सिर्फ माइनॉरिटी के मसाइल हैं और सिर्फ इस वक्त वो आर्टिकल 22(1) को देख रही है कि उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है कि नहीं हो रही, वो इसको देख रही है। वो बाकी तमाम करिकुलम से मुताल्लिक़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी पार्टी के लोग ना हो, देखिए एक सोच है और वो बहुत तेजी से जमात का नाम हटा के भी दे, तो वो मौजूद है और वो अपना काम कर रही है। वो भी है, सही है, बिल्कुल वो भी है, वो सोच हमारे माशरे में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ही इंगेज मजमून पढ़ा जिसे तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की, वो निखर के सामने आई है। अब हम जनाब डॉक्टर कासिम भुगियो साहब से गुजारिश करते हैं कि वो सदारती जो कहना है। जहाँ तक तालीम का ओवरऑल ताल्लुक़ है तो हमें से मेरे ख्याल में सब लोग अवेयर हैं इससे कि किस तरह पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से तालीम को इग्नोर किया जा रहा है। हर सतह पे आमतौर पे कहा जाता है कि तालीम 4 थंभों पे कायम होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, असातिज़ा, तालिब इल्म और किताबें। और चारों की जो हालत है कि किसी भी इदारे में, तालीमी इदारे में जब हम इंतज़ामिया को देखते हैं तो लगता है इंतज़ामिया सिर्फ इसलिए आई है कि अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे किस तरह निकाले जाएं। तो उनकी सारी दौड़ उस तरफ होती है, बाकी न कोई उनके लिए प्रोविज़न मुहैया करते हैं, न कोई उनके लिए पॉलिसी बना के कोई अगले रास्ता दिखाते हैं। यही हाल असातिज़ा का है कि हमारे पूरे मुआशरे में आप देखेंगे कि सबसे पहले लोग जो पढ़ाई करते हैं तो ध्यान देंगे कि इंजीनियर बनेंगे, CSP अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या कोई मतलब PCS कर लेंगे। अगर वो कोई किसी में कामयाब नहीं हुए तो उसके बाद मास्टर्स करके कहते हैं कि अब टीचर बन जाएंगे। तो वो कैडर आता है जो सबसे मतलब नंबर में भी कम, हर तरफ से कम वो लोग आते हैं। फिर उनको जब कहीं मौका मिलता है ट्रेनिंग करने के लिए, PhD करने के लिए जाते हैं डेवलप दुनिया में, और आमतौर पर ये मतलब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जब वो वहाँ से बड़ी हाई लेवल की ट्रेनिंग करके वापस आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन इस किस्म की कोई सहूलत उन्हें मुयसर नहीं करता कि वो जो सीख के आए हैं उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करें। वो चीज़ वहीं रह जाती है, वो फिर वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो पुराना लगा हुआ है। इसी तरह जब तालिब इल्मों को आए कि कुछ को छोड़ के बाकी तो ये होता है कि किसी तरह का हमें नंबर चाहिए, हमें डिग्री चाहिए, तो वो सारा उसी तरीके से, यानी कहीं पे भी मैं तो प्रैक्टिकल इन्वॉल्व रहा हूँ, लेक्चर से लेके प्रोफेसर लेके एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कहीं भी किसी भी तरीके से हमें कोई पॉजिटिव या उम्मीद अफजा चीज़ नहीं मिल रही है। तो जैसे तय कर लिया है पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तानी माशरे, पाकिस्तानी समाज ने कि लीस्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन को। बजट के हवाले से या इतने लतीफ़े और इतनी सच्ची हक़ाइक़ हैं कि जिसको कुछ नहीं आता वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो जब ज़िंदगी में पैसा ही मयार रहा तो उसके लिए डिग्री की क्या ज़रूरत है? स्टेट एजेंसी चेक करा लेंगे, कोई और काम कर लेंगे, पैसे ही तो बनाने हैं। वो ख़त्म हो रहा। प्रोफेशनल जहाँ पे हम कहते हैं किताबें की, आम तौर पर जब सिलेबस बनती है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी मतलब मौजू पे, तो सिलेबस का एट द एंड होता है कि इस सब्जेक्ट में
BS या मास्टर्स करने के बाद वो बंदा क्या काम कर सकता है, किस चीज़ का अहल है, सिलेबस ऐसा कुछ नहीं बताती। रट्टे पट्टे पुराने 4-6 किताबें लगा कर पढ़ लेते हैं, रिकमेंडेड के नाम से कुछ किताबें नहीं हैं, सिलेबस देखें कुछ किताब नहीं है। लाइब्रेरी मैंने विज़िट की है, इवन इस्लामाबाद में, छोटे हम सिंध और दूसरे पेशावर की हम बात करें वो तो अपनी जगह पे बहुत सी लाइब्रेरीज में स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो इन द लाइब्रेरी एंड टेक द बुक फ्रॉम अलमारी। नहीं, आप काउंटर पे जाएं, कौन सी किताब चाहिए वो किताब आपको मिलेगी। भाई मुझे अलमारी तक एक्सेस दें कि मैं फिजिक्स का आदमी हूँ, जाऊँ कि कौन सी किताबें नहीं आई हैं। लेबरन की ये हालत है कि वो वहाँ बैठ के क्लर्क करता है, उसे कुछ पता नहीं। वो लेबरन मर गए जो लाइब्रेरी मेंटेन करते थे यूनिवर्सिटीज़ की। तो सारा एक बना के और फिर उस पर हुकूमत सोने पे सुहागा। तो मतलब मैं इस उम्र में मुझे कोई मतलब पॉजिटिव उम्मीद नज़र नहीं आती। भली कोर्टों से जाएं, भली कहीं पे जाएं, बहुत ही मायूस हैं। और अल्लाह करे ये मायूसी नौजवानों में ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं क्लर्क पैदा हो रहे हैं, मैनेजर पैदा हो रहे हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी फ़्लाइट मुल्क से बाहर जाती है जो वापस नहीं आए। एक लाइन लगी हुई है पूरा मुआशरा, कोई कमिटमेंट नहीं है कि इस मुआशरे में बैठ कर हम कुछ बात करें, बैठ कर कोई समाज की बेहतरी के लिए करें, किसी में भी नहीं है। यानी इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का सबसे बेहतर सॉफिस्टिकेटेड शहर है, आप बाहर निकलें आधे से ज़्यादा मोटरसाइकिल को लाइट नहीं है, 90% मोटरसाइकिल को शीशा नहीं है, पिंडी में जाएं नंबर नहीं है, कोई नहीं पूछता किसी को, कोई नहीं रोकता किसी भी तरीके से। 50% गाड़ियों को ओरिजिनल नंबर नहीं है, ओरिजिनल प्लेट नहीं है, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। तो कायदा कानून इंसानियत समाज ट्रैफिक, आप बाहर निकल के देखें रोड ब्लॉक है, गाड़ियां खड़ी हैं दोनों तरफ से, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये सारा तालीम सिखाती है, हमारी तालीम ऐसा कुछ भी नहीं सिखा। हमारी जो सिलेबस दे रही है, तो आपने तो ये प्राइमरी और सतह पे जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो कायद आज़म का उन्होंने टाई उतार के शेरवानी पहना दी। अभी 2-4 आयत शरीफ हदीस से लगा लें जिस तरह आपने बताया। यानी हैरान कुछ नहीं है कि ऐसा करेंगे, क्योंकि इनका माशरे की डेवलपमेंट से कोई, यानी तालीम का मकसद होता है कि ऐसे शहरी पैदा हों जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकें, और जब समाज की बेहतरी होगी तो अपनी बेहतरी भी होगी। यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ एजुकेशन पढ़ने के बाद कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकता है, बंदा अपनी खुद भी कर सकता है। नहीं, नौकरी देनी है, गवर्नमेंट की नौकरी लेनी है और काम कोई नहीं करना है। तो ये सिस्टम बन चुका है। मुझे आपने बिठा दिया है तो मैंने अंदर की बात मतलब की है, दोस्तों से फ्रस्ट्रेशन भी है, चाहते भी बहुत हैं, चीज़ें आती भी हैं, कुछ लोग बेचारे सजेशन देते भी हैं। हमारे जिस तरह आपने परवेज़ हुद भाई का नाम लिया, उसने अपने तौर पे हर हवाले से बहुत कोशिश की। कायद आज़म यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट तक, HEC, लेकिन क्या हो रहा है, यानी HEC का चेयरमैन जो हायर एजुकेशन का सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेबल एक जॉब है, मुझे 4-5 साल पहले का पता है, 18 का या 17 का चेयरमैन सेलेक्ट करना था। अभी गवर्नमेंट ये नहीं आई थी, इंटीरियम गवर्नमेंट थी, चेयरमैन की सिलेक्शन थी और 4 दिन इंटरव्यू चले। पता चला कि 70 के लोग के करीब लोगों को उन्होंने इंटरव्यू कॉल के लिए किया। यानी वो कमेटी 10 लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि 100 लोगों ने अप्लाई किया और आप उनमें से 10 लोग सिलेक्ट कर लें जो आपके शराइत के मुताबिक था कि उनकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो दिया उन्होंने उनको करके बाकी आप उनको बुलाएं। ऐसा भी नहीं, 11-12 लोगों की कमेटी, उसमें सारे बड़े नाम, शहनाज वज़ीर अली, लम्स का मालिक चेयरमैन, बाबर अली, इधर ये सना निश्तर, पता नहीं क्या क्या इस किस्म के सारे लोग। अच्छा, और वो 3-4 दिन इंटरव्यू चले और जिस दिन इंटरव्यू होते थे सबको कहते कि 10 बजे पहुँचें और उसका 5 बजे बुला रहे हैं उसको, वो 10 बजे से बंदा बैठा है और जब वो अंदर गया तो कहते हैं अच्छा जनाब तो आपने भी अप्लाई किया है, 2 मिनट में वापस। सुबह से बैठा है, 5 बजे तक बैठा, 10 बजे से आया है, 5 बजे बैठा है। मेरे सामने सारे बड़े बड़े नाम, बड़े प्रोफेसर, इवन निज़ामुद्दीन, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का मोहम्मद निज़ामुद्दीन, उसको 10 बजे बुलाया। मैं जब 2:30 बजे पहुंचा तो कहा कि यार तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा मैंने पता कर लिया था कि किस तरह हो रहे हैं, तो मैं 2 बजे पहुंचा, मेरा 2:30 बजे इंटरव्यू। तो वो कह 2:30 बजे मेरा है, मुझे 10 बजे बुलाया है, अभी कह रहे हैं 2:30 बजे बुलाएंगे। और उनको बुला के कहा कि आपसे क्या पूछें, आपने अप्लाई किया है, अच्छा किया है, आपने बड़ा काम किया है। तो इस किस्म की जब हुकूमत अथॉरिटी इस लेवल पर ये एटीट्यूड हो कि ना आपके HEC काम करे ना आपके मेंबर काम करें,
तो क्या आप, और वो जो बंदा जो उसको लिया आपने, बड़ा नाम था, आप यकीन जानिएगा, मैं तीसरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने 4 डीजीज़ को बुलाया कि मुझे इन सब्जेक्ट पे ब्रीफिंग दें, और दूसरी डीजी जब ब्रीफिंग दे रहा था तो ये कराटे लगा रहा था चेयरमैन। क्या कर रहा था? नहीं, ये अभी जो आए थे, अभी जो बनोरी, तारिक बनोरी, यानी इंटरेस्ट की ये हालत थी। वो फोटो भी वायरस हुआ, हमारे तारिक बनोरी जो थे 74 ईयर्स थे, और क्राइटेरिया लिखी थी कि 65 से कम न हो उम्र, लेकिन जिसको रखा वो 74 था। तो जब आप इस तरीके से यानी बड़ी लेवल पे, और दूसरा जब ये HEC बना और उन्होंने कहा कि तालीम की तरफ ध्यान देंगे, उस वक्त हम लोगों ने अपनी लेवल पे बहुत किराए की थी, बहुत ही चीखे चलाए थे कि यूनिवर्सिटी में तो आप इतनी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी क्या तरबियत है? नीचे तो कुछ भी नहीं है, नीचे से पीछे से कचरा। आप यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे? नीचे से कुछ नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं हमें बजट हायर एजुकेशन के लिए है, नीचे के लिए नहीं है। ये मतलब एक सिर्फ ये चीज़ नहीं है। स्टूडेंट जब आता है तो उसको कहते हैं कि 10 सब्जेक्ट दो, 10 में से हमारी मर्जी है, आप जिसमें चाहें आपको एडमिशन दे देंगे। यानी उसके एप्टीट्यूड का आपको पता ही नहीं है। यानी आप स्टूडेंट्स को ये, यानी वो कह रहे हैं मैं सोशलॉजी में करूँगा, कहेंगे नहीं भाई सोशलॉजी में नहीं है, तुम्हें इस्लामिक स्टडी में करना पड़ेगा क्योंकि नंबर तुम्हारे कम है। अब इस्लामिक उसका टेम्परामेंट नहीं है, उसका एप्टीट्यूड नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे कंप्यूटर में चाहिए, तो कहते हैं नहीं तुम्हें हिस्ट्री में देंगे क्योंकि तुम्हारे नंबर कम है। तो किस तरह एजुकेशन होगी पाकिस्तान में? यानी 10 सब्जेक्ट्स में से उसको इख्तियार नहीं है। वो जो क्लर्क बैठे हैं वो कैलकुलेट करेंगे कि नंबर कितने आए, जब जिस कितने नंबर होंगे वहाँ जाएंगे, इतने नंबर वहाँ जाएंगे। तो इस हिसाब से जिस तरह पाकिस्तान की और चीज़ें, एक मरतबा मेरी पीर साहब पगारा साहब जो बड़े वाले थे, वो कभी कभी अच्छी बातें भी करते थे और मुख्तलिफ लोगों को चाय पे बुला के, किसी को खाने पे बुलाते, लंबी लंबी गुफ्तगू करते थे, 3-3 4-4 घंटे। तो 2-3 मरतबा मुझे भी बुलाया। मैं हैदराबाद में होता था, तो उस वक्त हम ज़्यादा नाम छपता था अखबारों में, TV में आता था। मैं एक इदारे का सरबराह था, नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी का। तो मुझे फ़ोन आया, पीर साहब खुद फ़ोन करते थे खुद ही, कि भाई बड़े तुम्हारी बातें छप रही हैं, बड़े काम कर रही हैं, ज़ाबुगियो साहब हमें टाइम दें। तो मैंने कहा जनाब जब आप कहेंगे। कहा कि नहीं नहीं आप टाइम दें। मैंने कहा जब आप कहें, नहीं आप कल परसों तरसों एक टाइम हुआ, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं जब कराची गया तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने यही बात छेड़ी कि हमारी तालीम का क्या होगा। बड़ी फिक्र थी। सारी बातें करने के बाद वही हुआ कि इसका मतलब तालीम भी पाकिस्तान की तरह है, मतलब हर चीज़। तो ये एक डेवलप हुई है चीज़, और लोगों ने तकरीबन गिव अप कर लिया। इस हुकूमत में जो इतने बड़े स्लोगन और नारे लगा के आई थी, उसका आपने असर देखा। यानी यही हुकूमत थी जो लोग बेचारे जो आधे पड़े थे, समझदार लोग तो नहीं गए उसके नज़दीक, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके नारों में आ गए। क्या हुआ आपने देख लिया। अब क्या हो रहा है? यानी कह रहे हैं कि भाई डायलॉग हो रहे हैं। भाई किस चीज़ के डायलॉग हो रहे हैं? इधर तो मैंने माना सब कुछ ठीक है, TV में तो कुछ भी नहीं है, बता कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन वो दूसरी बात बता रहे हैं कि भाई इतने लोग क्यों लोग मर रहे हैं, कहाँ, मतलब ये कोई कौन चला रहा है मुल्क को। तकलीफ सब लोगों को होती होगी, हमें भी है, क्योंकि हमारा ज़्यादा ताल्लुक तालीम से है। तालीम हर हवाले से किसी भी हुकूमत, किसी भी मुल्क के लिए हम तो कहते हैं रीढ़ की हड्डी होती है। और इंटरेस्ट आपको देख रहे हैं कि क्या है, बजट की कितना वो GPA, लेकिन वो कैसे और कहाँ खर्च होता है। एक वाइस चांसलर था, मेरे साथ काम कर रहे थे, मैं उनका, और वो वाइस चांसलर था। तो एक दिन मीटिंग में कहा कि ये जनरल निकालना, रिसर्च करना, क्लास लेने बाद छोड़ दो। मैं क्लियर बात बताऊं कि मुझे यहाँ से ख्वार करके निकाला गया था यूनिवर्सिटी से। मैं अब इंतज़ाम करके दोबारा आया हूँ। मेरा एजेंडा दूसरा है, मेरा एजेंडा ये नहीं है। हाँ हाँ। और जब बाहर निकल के मैंने कहा नहीं, अब मीटिंग में आप ऐसी बातें करते हैं, ये कहा कि तुम तो दोस्त हो ना, और तुम्हें बताता हूँ, ये जो रोड है ना, ये मुझे कल परसों ये रोड बनवाना है, क्योंकि वो रोड में ठीक हो दूंगा करोड़ों में, उसमें से लाखों कहीं पहुँचा नहीं, लाखों कहीं करनी है। ये ओवरऑल हो रहा है हर जगह पे। ये प्रोफेसरों को आमतौर पर रखा है उन लोगों ने, और प्रोफेसरों से ये नहीं पता कि जब प्रोफेसर थे तब उन्होंने क्या किया, जब डीन थे तब उन्होंने क्या किया। अब जहाँ भी इंटरव्यू होते हैं 50 लोगों को बुलाते हैं, और 50 में से जिसको लेना होता है वो इंटरव्यू में होता ही नहीं है। तो इस तरीके से वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट, टीचर्स की अपॉइंटमेंट, तारिक रहमान ये थे हमारे, जब अब्दुर्रहमान का जो HEC के चेयरमैन थे मशहूर हमारे, आपने सवेरे नाम लिया, नहीं नहीं
अताउर रहमान साहब, उनके बहुत वो भी ड्रीम देखते थे, बहुत पैसा भी मिला उनको, बहुत उन्होंने पैसे भी लेके आए इसमें। वो अच्छा एक उन्होंने ये हल निकाला कि जब एजुकेशन में हम कुछ पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा इंसेंटिव देंगे तो शायद फ़र्क हो। तो ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था उन्होंने कि लेक्चरर को 17 ग्रेड का होता था लेक्चरर, उसको यूनिवर्सिटी में 18 ग्रेड दे दिया और इस तरह सबका एक एक ग्रेड बढ़ा दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये कॉम्प्लेक्स ना हो कि भाई 17 ग्रेड में तो और भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर CS पेश करके 17 ग्रेड में होता है, मैं 18 का हूँ, तो कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यानी ग्रेड बढ़ने से पैसे कहते हैं ना भाई, पैसे ग्रेड बढ़ा दिए अब तो कंट्रीब्यूट करो, नहीं हुआ। यानी हो सकता है कुछ लोग एक्सेप्शन में करें एवरीवेयर, लेकिन मतलब मैंने 2-4 यूनिवर्सिटियों को बहुत नज़दीक से देखा है, नसादा की दिलचस्पी है। तालिब इल्म में अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ, क्लास में आखिरी 3 साल मेरी 1-1 घंटे की रोज़ाना क्लास होती थी, घुमा फिरा के एक जुमला आखिर में ज़रूर कहता था कि जब कल आओ तो कोई छोटा सा बैग गले में डाल के आओ, जो आमतौर पे लोग उठाते हैं, लेडीज़ को तो ज़रूरत नहीं, उनके पास पर्स होता है, और नौजवान उसमें ज़रा एक किताब, एक अखबार, एक सेब या कोई सैंडविच एक लाया करो कि 12 बजे भाग न जाओ मेस के लिए कि कैंटीन बंद हो जाएगी, खाना ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ तक मैंने कहा कि जिसको न हो मुझे 5 मिनट में कन्विंस करके मेरे पास बैग नहीं है तो मैं बैग लेके दूंगा। आप यकीन जानिएगा उन वो 35-36 क्लास में से एक भी लड़का इन 3 सालों में बैग नहीं लेके आया, न मेरे पास आया कि बैग दो, क्लास खत्म हुआ बात गई। तो जब कोई तब्दीली आने की कुछ नहीं था। ये हम ये थे जब वहाँ सीख के आए ना, जब हम वेस्ट में पढ़ते थे तो हर स्टूडेंट को एक बैग, शोल्डर बैग होता था जिसमें सेब भी रखते थे, कभी सैंडविच रखते थे, कभी दूध की छोटी सी बोतल रख लेते थे कि भूख लगेगी तो खा लेंगे, क्लास नहीं जाएगी, लंबी लंबी क्लास हो जाती है, कभी क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, जल्दी भाग लाना पड़े। वहाँ भी हमें कामयाबी नहीं हुई। तो अब इसको हमसे, अब नैयर साहब हैं, मैंने ख़त्म किया, नैयर साहब हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और आप कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो हमें खुशी है कि ये काम करते रहें। हमारे हमदर्दी आपके साथ है, अल्लाह आप खुश रखे, और माइक्रो लेवल पे अल्लाह खुश रखे आपको, मोहब्बत आपकी। हमारा रिकॉर्ड भी हो चुका है प्रोग्राम, तो यकीनन लोग इससे बाद में भी इस्तेफादा करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। चाहे